Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 12th history, chapter 10, colonialism and countrysides, exploring official archive. My dear student, if you have remember that we have already discussed that what was the problem of Jamidar in Bengal. We also studied about the condition of Bengal and North India during 17th century when Britishers established himself as a ruler or when they was establishing himself as a ruler in the starting phase they felt that कि कुछ changes some changes we have to introduce in the revenue system administrative system political scenario and such type of others. My dear, I also taught you in my previous class that what happened with Jamidar when East India Company established. When East India Company established its Raj in the countrysides, implemented its revenue policy, what these policies meant to different sections of the people and how they changed everyday lives. Law introduced by the state have consequences for the people and the various type of changes that was introduced by the Britishers. My dear, I was also told the story of the auction of Bardhaman and how the Jamindari that was auction but indirectly it was in the power of their old owner, I mean to say that old Jamindar. In the hand of the old Jamindar कहें तो ज़्यादा better है. It would be better for that if I will say that even the Jamidari was auctioned, but Jamidari that was in hand of their previous Jamidars. This story clearly explained that ki everything was not right. I was also told about that what is the Jamidari system, what is the Rayatwari system, what is the Mahalwari system. My dear, Jamindari system, permanent settlements and Istamari settlements, that is the equal name. एक नाम है तीनों के. I have already taught you about that कि the purchase came to the auction and these estates were sold to highest the bidder. But the collector soon discovered the strange twist to tell many of the purchases. जब जांच की गई जमींदारियों की और कलेक्टर ने पाया कि इसमें तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं. वो देखता है कि जमींदार भले ही उनकी ज़मीनें बेच दी गई लेकिन अभी भी वो जमींदार इनडायरेक्टली अपने एजेंट के द्वारा या अपने लोगों के द्वारा उस जमींदारी को खुद अपने ले लिया है. अब यहाँ एक समस्या थी, द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू. क्या समस्या थी प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू की? अदा न किए गए राजस्व की समस्या क्या थी? इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था. मैं फिर एक बार बताता हूँ कि अकेले वर्धमान राज की ज़मीनें ही ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी जो 18th सेंचुरी के बीच बेची गई थी, ऑक्शन हुई थी. ये परमानेंट सेटलमेंट्स लागू किए जाने के बाद 75% जमींदारियाँ ट्रांसफ़र हुई थी एक हाथ से दूसरे हाथ में. अपने एजेंटों के हाथ में जमींदारों ने, अपने सर्वेंट के हाथ में जमींदारों ने ट्रांसफ़र की थी. 1717 की डिकेट्स तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी क्योंकि बार बार अकाल पड़ने लगे थे और अकाल पड़ने के कारण खेती की पैदावार घटती जा रही थी. अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तथा जो फार्मिंग के डेवलपमेंट के लिए व्यवस्थाएं हैं ये तभी विकसित किए जा सकेंगे जब खेती में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, खेती में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा. लेकिन ऐसा तभी होगा जब प्रॉपर्टी के अधिकार किसी वर्ग को दे दिए जाए. इट मीन्स ऐसा तभी होगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप में बना दिया जाए. ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे कि जब तक प्रॉपर्टी राइट्स को फिक्स नहीं करेंगे, किसी को देंगे नहीं और रेवेन्यू रेट को फिक्स नहीं करेंगे तब तक हमारी ये काम पूरे नहीं हो सकते. मैंने आपको क्लास में बताया था कि अंग्रेजों ने भारत में शासन के
जब उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारियाँ प्राप्त की, जब उन्होंने रेवेन्यू के रेट यहाँ इम्प्लीमेंट किया, तब उन्होंने एक नई प्रणाली, एक नया रेट फिक्स करने की जगह मुगल रेट को ही फिक्स किया, जो कि 3,75,00,000 रुपए थे। उन्होंने उसी रेट रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात स्वीकार की। लेकिन जब परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने इस्टेब्लिश की, इम्प्लीमेंट की, तो उन्होंने पाया कि एक तरफ तो जमींदार परमानेंट सेटलमेंट्स में 3,75,00,000 रकम तो जमा ही नहीं करते, लेकिन एक्चुअल कलेक्शन उनका 13,38,00,000 रुपए है। तो दोनों के बीच बड़ा डिफरेंसेस था। और इसके बीच एक्सप्लॉयटेशन की रेट किसकी बढ़ेगी? किसानों की। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक आल्सो। इफ यू विल, हम अगर 1.3 और 1.4 आज कवर कर लेते हैं तो हम एक बार फिर इन चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप यहाँ समझिए कि अंग्रेजों ने जो पहले सोचा कि हम जब तक जमीन किसी एक वर्ग को न दे दें मालिकाना हक या रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार, तब तक हम उससे प्रॉपर रेवेन्यू प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा, हमें उस जमीन पे प्रॉपर रेवेन्यू फिक्स करनी पड़ेगी। सरकार ने रेवेन्यू रेट फिक्स कर दी। अब यदि राज्य या सरकार की राजस्व की मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई, तो कंपनी राजस्व को नियमित प्राप्ति की आशा करेगी। मतलब कंपनी चाहेगी कि ये रेट फिक्स है तो हमें रेवेन्यू प्रॉपर मिलता रहे, और रेवेन्यू अगर प्रॉपर मिलता रहेगा तो उससे उनकी स्थिति अच्छी होगी। तो कंपनी का ऐसा मानना था, सरकार का ऐसा मानना था कि राजस्व की मांग स्थायी रूप से, रेवेन्यू की डिमांड अगर फिक्स निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व को एक प्रॉपर वे से प्राप्त करती रहेगी, और उसमें जमींदार अगर उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा तो वो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे उनकी डिमांड पूरी होने लगेगी। छोटे किसान और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिनके पास अपनी खेती होगी और वो खेती में सुधार करने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ें अंग्रेजों ने सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समस्या यह पता लगाने की थी कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो खेती में सुधार करने के साथ साथ राज्य को रेवेन्यू भी प्रॉपर तरीके से देते रहेंगे। अब ये समस्या थी कि इसमें किस वर्ग को ये अधिकार दिया जाए कि वो ज़मीन का अधिकार उसके पास हो जाए और वो प्रॉपर पैसे भी देते रहे। अब यहाँ से उन्होंने एक ऐसे वर्ग को तैयार किया। कंपनी के अधिकारियों के बीच काफ़ी लंबा डिबेट हुआ, चर्चाएं चली। बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था लागू कर दी, और अब जमींदार के रूप में उन्हें क्लासिफाइड कर दिया गया, बांट दिया गया कि वो लोग जो होंगे वो जमींदार होंगे, और उन्हें हमेशा के लिए जमींदारी दे दी गई कि आप जमींदार होंगे, आपको रेवेन्यू कलेक्शन करना है, और रेवेन्यू कलेक्ट करके आप अपना हिस्सा रख के 10/11 गवर्नमेंट को देंगे, 1/11 आप अपने पास रखेंगे। तो ये बात तय हो गई और उनको अधिकार उनके मालिकाना हक दे। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर कहा गया कि जब जमींदार होगा वो उसका जमीन पे मालिकाना हक नहीं होगा, बल्कि रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार उसके पास होगा। ये एक बड़ी पॉइंट वाली बात थी जिसको आपको समझना चाहिए। फिर उसके बाद राजस्व, अब रेवेन्यू आने लगे। जमींदार जो थे कभी कभी 400 गाँव के थे, उनके भीतर कई गांव के लोग आते थे। जमींदार यह निर्धारित करता था कि किस गांव से कितनी रकम मांगनी है, किस गांव से कितना इकट्ठा करना है, रेवेन्यू की रेट क्या होगी, ये सब जमींदार को तय करना था। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया सारी ज़मीनों के लिए एक समान रेवेन्यू किस ज़मीन से कितनी आएगी ये तय करने का अधिकार उन्होंने जमींदारों को दे दिया। लेकिन इतने होने के बाद भी जमींदारों ने प्रॉपर रेवेन्यू नहीं दिया, रेवेन्यू कलेक्शंस नहीं हुए। तभी तो हमने जो पहली स्टोरी पढ़ी कि ऑक्शन ऑफ द वर्धमान, ऑक्शन इन वर्धमान में एक ज़मीन का ऑक्शन किया गया। अगर आप ध्यान से देखें उन चीज़ों को जिन पे मैंने बात की, जमींदारी व्यवस्था की बात करी, भू राजस्व की बात करी, तो एक छोटा सा आपको मैं रेवेन्यू सिस्टम के बारे में एक छोटी सी मेरी आपके सामने, रेवेन्यू सिस्टम का इतिहास क्या है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी की सफलता के बाद कंपनी को बंगाल के नवाब मीर जाफर से 24 परगने की जागीर जमींदारी प्राप्त हुई। 1760 में मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया, और मीर कासिम ने बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, बंगाल 24 परगने की जागीर की जमींदारी मीर जाफर ने दी,
बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को मीर कासिम ने 1760 में दिया। और फिर धीरे धीरे जब बक्सर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, तो शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। अब धीरे धीरे उनके पास पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया हो चुका था। अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में एक कुछ नए सुधार किए, कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया। क्लाइव ने अब बंगाल में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लागू कर दिया, द्वैत शासन लागू कर दिया। क्या था ये द्वैत शासन? ये द्वैत शासन, ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन 1765 टू 1772 के बीच चला। 1765 टू 1772 देखे तो 7 साल के बीच ये व्यवस्था डुअल एडमिनिस्ट्रेशन चली रही। ये क्या थी डुअल एडमिनिस्ट्रेशन? क्लाइव ने बड़ी चतुराई के साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपने डिप्टी नायब को अपॉइंट कर दिया। बंगाल में नवाब रजा खान को डिप्टी नायब बनाया गया, बिहार में सिताब राय, नवाब रजा खान, सिताब राय। और ये जो डिप्टी नायब अपॉइंट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, वो उनको कहा गया कि आप क्या करेंगे, आप नीलामी को प्रॉपर नीलामी करवाने का प्रयास करेंगे, रेवेन्यू को प्रॉपर कलेक्ट कराने का प्रयास करेंगे। 1769 तक आते आते अंग्रेजों ने आमिलों को हटाकर रेवेन्यू सुपरवाइजर की नियुक्ति कर दी। और 1771 में मुर्शिदाबाद में, पटना में, मुर्शिदाबाद और पटना 2 जगह पे रेवेन्यू काउंसिल की स्थापना की गई। इसी वर्ष कंट्रोलिंग कमेटी की भी स्थापना की गई, जो रेवेन्यू को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। 1765 के बाद रेवेन्यू कलेक्शन में काफी करप्शन दिखाई दिया, जिसका उल्लेख फॉर्मेयर अपनी रिपोर्ट में लिखता है। फॉर्मेयर लिखता है कि इस तरह का करप्शन इसके पहले कभी नहीं हुआ बंगाल में, जैसा आज हो रहा है। इस समय भू राजस्व जो रेवेन्यू थी की वसूली इतनी कठोरता से की गई कि 1770 के फेमाइन, ग्रेट फेमाइन थी कलकत्ता में, बंगाल में, जब बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन काल के गाल में समा गई, मृत्यु को प्राप्त कर गई। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि कौन? ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि हमने प्रॉपर कलेक्शन प्राप्त कर लिया था। इट मीन्स कि इतना करने के बाद भी ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि हमने प्रॉपर कलेक्शन अपना प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद पंचशाला व्यवस्था आई, और फिर कॉर्नवालिस के समय पंचशाला व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया। 1793 तक आते आते अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था लागू की। इसी परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था को ही जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। 1793 में ये इम्प्लीमेंट कर दी गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस और गाजीपुर के कुछ क्षेत्रों पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। संपूर्ण भारत के 19% क्षेत्रों पे ये व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इस व्यवस्था में एक बात क्लियर थी कि अब जमींदार जो होगा वो राजस्व संग्रह करता होगा। राजस्व, रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार जमींदारों को दिया गया था। और अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि यदि हम उनको ऐसा अधिकार दे देंगे तो वो जमीनों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्ट करके उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और वो हमें, हमारे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, परिस्थितियां बदली। और आप प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू की बात हमने जो आपसे कही, वो आपको ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। 1.2 के बाद जब आप टॉपिक 1.3 देखेंगे तो 1.3 में कहता है कि इवन द जमींदार्स they were the revenue collector, but they faced so many difficulties in the collection of revenue. What was their main problem? कहता है कि प्रॉब्लम उनके अंदर बहुत बड़ी थी, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों का ये सोचना था कि राजस्व की मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का अभाव उत्पन्न होगा, और वे अपने इन्वेस्टमेंट पर जो रिजल्ट प्राप्त करेंगे, जो प्रोडक्शन को बढ़ाने का वो प्रयास करेंगे, उससे प्रेरित होकर वो क्या करेंगे, अपनी ज़मीनों को प्रोडक्टिव बनाएंगे। किंतु परमानेंट सेटलमेंट के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदारी अपनी राजस्व मांग को तो ठीक से अदा करती रही, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था कमज़ोर होती चली गई। अब जमींदार रेवेन्यू को कलेक्ट करने में कोताही बरतने लगा। इसका परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकम बढ़ती चली गई, और राजस्व की जब बकाया रकम बढ़ती चली जाती थी तो मजबूर होकर अंग्रेजों को क्या करना पड़ा था,
जमींदारी को नीलाम करनी पड़ती थी। जमींदारियों की असफलता के कई कारण थे। वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट? देयर वर सो मेनी रीजन्स। हियर आई विल डिस्कस द 4 रीजन्स। हम 4 रीजन्स में यहाँ बात करेंगे। जमींदारों की असफलता के कारण थे। पहला कारण था प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी। जो रेट फिक्स की गई थी वो काफ़ी ऊंची थी। यदि ऐसा मान लिया जाए कि जो रेट अंग्रेजों ने फिक्स किया, अगर फसल ठीक हुई तो रेट मिल गया, बारिश नहीं हुई तो उनको वो चीज़ मिल नहीं पाती थी, वो प्रोडक्शन उत्पादन उतना होता नहीं था, और इसमें जमींदार प्रॉपर कलेक्शन नहीं कर पाते थे। कहने का सेंस ये है कि प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाएगी, और इसका अप्रत्याशित हानि कंपनी को झेलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक फिक्स रेट बनाई, और फिक्स रेट बढ़ा करके बनाई। और अंग्रेजों का मानना था कि धीरे धीरे जैसे ज़मीन प्रोडक्टिव होगी, हमारा जमींदारों का घाटा कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण की ये जो घाटा है वो कम होगा, और वो फिर हम लोग अपने रेट को प्राप्त करने में हमारा रेट वही रहेगा। प्रोडक्टिविटी शुरू में कम होगी, जमींदार उस पर इन्वेस्ट करके अपनी ज़मीन को फर्टाइल बनाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ाएगा, और फिर धीरे धीरे वो उस स्तर को प्राप्त कर लेगा। लेकिन ऐसा जमींदारों ने किया नहीं, क्योंकि जमींदार ये मानते थे कि हम रेवेन्यू कलेक्टर हैं, इस ज़मीन के वास्तविक मालिक नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, एक सबसे बड़ी समस्या में। I mean to say that, my dear, when you will read the paragraph, you can easily understand that what I am saying, that why Jamindars defaulted on payment. Again I am going to explain the actual problem which was faced by the Jamindars. Jamindar felt that we are the revenue collector, not we are the landowner. So that's why we invest money in the production. I mean to say that in the farming. Why we invest money in the farming area, the development of the farming area. So that's why it not happened. That's result, productivity rate day by day decreased, and obviously that's result क्या होगा? प्रोडक्शन रेट घटेगी, उत्पादन नहीं होगा, रेवेन्यू रेट पहले ही फिक्स कर दी गई है जो काफ़ी ज़्यादा है। यदि आप उत्पादकता नहीं बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू प्रॉपर कलेक्ट नहीं होगा, और ये आप उसमें क्या होंगे? दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन हियर द रीजन फॉर दिस फेल्योर। We can understand the different points, the various points. First, the initial demands were very high. This was because it was felt that if the demand was fixed for all time to come, the company would never be able to claim share to increased income from land when price rose and the cultivation expanded. To minimize this anticipated loss, the company paged the revenue. Demand high, arguing that the burden on zamindars would gradually decline as agricultural production expanded and price rose. Okay, धीरे धीरे जब जमींदार इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करने से ज़मीन की उत्पादकता बढ़ेगी, और धीरे धीरे जमींदार की जो नुकसान है वो धीरे धीरे भरपाई उसकी हो जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम थी, दिस हाई डिमांड वाज imposed in the 1790s at time when the price of agricultural produce were depressed, making it difficult for the raias of the pay their dues the zamindars. If the zamindars could not collect the rent, how could he pay the company? Okay? सेकेंड में कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी? कहता है कि अब प्रॉब्लम पहले जिसकी हमने बात की कि रेट ज़्यादा थी, दूसरा था कि जो हाई डिमांड थी जो 1790 के डिकेट्स में लागू की गई थी, अब किसी की उपज की कीमत बहुत कम थी, जिससे किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशि चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था? जब किसान ही नहीं देगा पैसा तो वो पैसा जमींदार
सरकारी खजाने में कैसे जमा करा पाएगा, कलेक्शन नहीं होगा। तीसरी प्रॉब्लम थी राजस्व की दर समान नहीं थी, असमान थी। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था और उसमें सनसेट लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था। यदि निश्चित तिथि पे नहीं किया गया, सबमिट किया गया, ट्रेजरी में खजाने में पैसा जमा नहीं कराया गया तो जमींदारों की जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। चौथा प्रॉब्लम, इस्तेमरारी या परमानेंट सेटलमेंट ने प्रारंभ में जमींदारों की शक्ति को रैयतों से राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदारों के प्रबंध को कम करने तक सीमित कर दिया। मतलब अब जमींदारों को जो अधिकार थे उसको भी खींच दिया गया। जैसे आप समझिए थर्ड पॉइंट, ओके लेट्स कम एंड ट्राई टू डिस्कस द थर्ड पॉइंट. Third point is that if Jamidar could not collect the rate, how could he pay the company? Third point, the revenue was invariable regardless of the harvest and had to be paid punctually. In fact, according to the sunset law, if payment did not come, so what would be result? Result is that Jamidari was auctioned. Fourth problem is that the permanent settlements initially limited the power of the Jamidar to collect rent from the Raiyas and manage his Jamidaris. The company had recognized the Jamidar as a important, but it wanted to control and regulate them, subdue their authority and resist this autonomy. The Jamidar's troops were disbanded, custom duties abolished, and their kacharis, court brought under the supervision of a collector appointed by the company. The Jamidar lost their power to organize local justice and the local police. Over time, the collectorate emerged as the alternative center of the authority. Severely reacting, the Jamidars could do in one case when the Raja failed to pay the revenue, a company official was speedily dispatched to his Jamidari with explicit instructions to take charge of the district and to use the effectual means to destroy all the influence and the authority of the Raja and his officers. My dear, this is very clear. The fourth problem I was discussed that the right of the power of the Jamidar that was banned by Britishers. ठीक है, कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर उन्हें यह निश्चित तथा विनियमित करना था कि उनको सत्ता को अपने वश में रखना भी था। अंग्रेज चाहते थे कि हम अपनी पावर दूसरे के हाथ में ना दें। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों को जो उनके पास ट्रूप्स थे, सैन्य टुकड़ियाँ थीं, को भंग कर दिया। जो वो क्या लगाते थे, जो सीमा शुल्क लगाते थे, जो एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। उनकी कचहरी को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदार से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित और प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो कंपनी अधिकारियों को तुरंत उस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जिम्मेदारी को दूसरे जमींदार उसकी जिम्मेदारी में भेज दिए गए। जिले का पूरा कार्यभार कलेक्टर ने अपने हाथ में ले लिया। राजा तथा अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव को धीरे धीरे समाप्त करके कंपनी ने अपने को मजबूत बना लिया, पावरफुल बना लिया। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदारों का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रहण और जो पारिवार्षिक समस्या थी, कभी कभी तो खराब फसल के कारण कम रहती थी। कीमतों के कारण किसानों के लिए अपने देर रात से भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान करने में देरी करते थे। जो प्रॉस्परस रैयत थे, बड़े रैयत थे, धनवान रैयत थे, गांव के मुखिया, जोतदार, मंडल, जमींदार को परेशानी में देख के बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से
उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी और ये बड़ी समस्या थी जमींदारों के लिए। 1798 में अकेले बर्धमान जिले में ही रेवेन्यू भुगतान से संबंधित 30,000 से ज़्यादा मुकदमे कोर्ट में लंबित थे। माय डियर, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू। ये पूरी समस्या थी और ऐसा हुआ।